नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पोषाहार वाटिका में उगाएं सेहतमंद फल और सब्जियां। मछली पालन है किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया। गांव हो या शहर, अगर आपके घर के आसपास थोड़ी बहुत जमीन है तो आप फल सब्जियां उगाएं, क्योंकि बाजार से जो भी फल सब्जियां लेते हैं वे रसायनों के प्रयोग से उत्पादित रहती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। और इसलिए यदि आप अपने घर के आसपास पोषाहार वाटिका लगाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पोषाहार वाटिका के बारे में विषय विशेषज्ञ NK गुप्ता से। किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं ये पोषण वाटिका क्या होती है। पोषण वाटिका वह है जो किसान के परिवार को पूरे वर्ष भर उसके परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध कराए। ऐसी सब्जियों को पूरे वर्ष भर उगाना जिसके कारण से जो प्रतिदिन होने वाली सब्जी में आवश्यकता, जो हमको शरीर के लिए आवश्यकता होती है, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, इनकी पूर्ति कैसे हो। किसान भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 280 ग्राम सब्जी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसमें 100 ग्राम फल वाली होती है, 100 ग्राम पत्ते वाली होती है, 80 ग्राम जड़ वाली होती है। इस तरह से अगर अपन सब्जियों को प्लान करें, उगाएं कि हमको नियमित रूप से ये सब्जियां प्राप्त होती रहे, तो ये ही पोषण वाटिका का उद्देश्य रहता है। पोषाहार वाटिका या फिर गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए कई तरह की मौसमी फल और सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। पोषाहार वाटिका उगाने के लिए स्थान का चयन, इसके लिए स्थान चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अधिकतर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं। घर से मिले होने के कारण थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है। पोषाहार वाटिका के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पानी की पर्याप्त सुविधा हो, उस स्थान पर सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके और जानवरों से सुरक्षित हो, उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो, ऐसा स्थान उपयुक्त होता है। अब किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पोषाहार वाटिका का आकार कितना रखें। तो पोषाहार वाटिका के लिए जमीन की उपलब्धता परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लगातार फसल चक्र, सघन बागवानी और खेती को अपनाते हुए एक औसत परिवार के लिए जिसमें 5 सदस्य हो, ऐसे परिवार के लिए औसतन 250 वर्ग मीटर की जमीन काफी है। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की 15 क्यारियों में विभाजित कर ले और इसी में साग सब्जियां या फल उगाएं, जिससे अधिकतम पैदावार लेकर पूरे साल अपने परिवार के लिए फल और सब्जियों की पूर्ति हो सके। इस समय अपन जड़ वाली सब्जी में गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, इनको अपन उगा सकते हैं। फल वाली सब्जी में आप टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी है, ये इस तरह की सब्जियों को अपन लगा सकते हैं। और जड़ वाली सब्जियां में है आपको प्याज भी लगा सकते हो, लहसुन भी लगा सकते हो। पत्ते वाली सब्जी में आप जैसे पालक है, आपके बाद में बथुआ है, आपके बाद में पत्ता गोभी है, और बहुत सारी और भी सब्जियां जैसे लेट्यूस है, मेथी है, चौलाई है। ऐसी सब्जियों को अपन लगाकर अपन तीनों तरह की सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। और गर्मियों की सब्जियां, बेल वाली सब्जियां हैं, उनको भी अपन लगा सकते हैं। पोषाहार वाटिका में बुआई करने से पहले योजना बना लेनी चाहिए ताकि परिवार के लिए पूरे साल फल सब्जियां मिलती रहें। जैसे
क्यारियों की स्थिति, उगाई जाने वाली फसलों के नाम व किस्में, बुआई का समय, फसल का नाम और प्रजाति। पोषाहार वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियां टमाटर, बैंगन, भिंडी, खीरा, धनिया, गोभी, मिर्च, प्याज, पालक, चौलाई, मूली, गाजर, लोबिया, ग्वार, कद्दू वर्गीय फसलें इत्यादि। पोषाहार वाटिका में उगाई जाने वाले फल पपीता, नींबू, केला, स्ट्रॉबेरी, सहजन, छोटे आकार के अमरूद, आम इत्यादि। अपना अगर मान लो उसके 4 से 6 सदस्य है तो 100 से 150 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इस तरह से जो आप पीछे देख रहे हो कि चारों तरफ से उसको कवर करके 10-15 क्यारियों को बनाकर उसमें अलग अलग सब्जियां लगाकर, डोलियों पे जड़ वाली सब्जियां लगाकर, देसी खाद का उपयोग करके, पोषण वाटिका लगाकर अपन वर्ष भर ये फल वाली, पत्ते वाली और जड़ वाली सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसान भाइयों, जैसे गाजर में पूसा की उन्नत किस्में हैं, पूसा रुधिरा लाल गाजर के लिए, पुली गाजर के लिए पूसा नेंटिस है, पूसा नैन ज्योति है, पूसा यमदग्नि है। आप जैसे मान लो चुकंदर के लिए आप देखते हो डेट्रोइट डार्क रेड है। आप इस तरह से सलजम के लिए पूसा श्वेता है। आप जैसे मूली के लिए भी आपके जापानीज वाइट है। इस तरह की जैसे मेथी के लिए आप पूसा अर्ली बंचिंग है। अब सरसों में भी एक सरसों साग करके ये पत्ते वाली सब्जी आती है, पूसा सरसों साग है, वो अपन लगा सकते हैं। फूल गोभी की पूसा स्नोबॉल है, पत्ता गोभी में है प्राइड ऑफ इंडिया है, गोल्डन एकर है, पूसा मुक्ता है। ऐसे अनेकों किस्में पूसा ने डेवलप कर रखी है। उन किस्मों को अगर अपन काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटी की आपको सब्जी मिलेगी। पोषाहार वाटिका लगाने के फायदे: रसायन रहित सब्जियों और फलों की प्राप्ति होती है। परिवार के लिए ताजे फल सब्जियां मिलती हैं। बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं होती। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वाटिका की सब्जियां बाजार के मुकाबले अच्छे गुणों वाली होती है। पोषण जिसको अपन आजकल बायो न्यूट्रीफाइड यानी कि पोषक तत्वों वाली, जिसमें अच्छे से अच्छे पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसी सब्जियों को अगर अपन घर में उगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी उपलब्धता बढ़ेगी, हमारे खाने में इन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अपन स्वस्थ रहेंगे तो अपन अच्छे भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पोषण वाटिका प्रत्येक हमारे किसान भाइयों को अपने ही घर में लगानी चाहिए और वर्ष भर सब्जी को प्राप्त करते रहना चाहिए। राम राम सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों के पास पानी की सुविधा है और वे मछली पालन व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऐसे किसान प्रशिक्षण लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ उठाते हुए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप मछलियों की उन्नत प्रजातियों का चयन कर तालाब में बीज संचयन किस तरह से करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इस्पिता विश्वास से। बंधुओं, आज हम आप लोगों को तिलापिया मछली पालन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तिलापिया मछली पालन आप क्यों करेंगे? सबसे पहले तो ये बात है कि तिलापिया मछली बहुत ही उपयुक्त और उम्मीदवार मछलियों में से एक प्रजाति है, जो कि सिर्फ भारत में नहीं पूरे के पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास कम समय में और इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता, ये दोनों कारण के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रजाति माना जा रहा है। भारत में तिलापिया मछली का व्यावसायिक पालन सीमित है। तिलापिया मछली के पालन के लिए एशियाई देशों के मौसम और पर्यावरण की स्थितियां अनुकूल हैं। 1959 में फिशरीज रिसर्च कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा इस मछली के पालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ राज्यों की स्थितियों के कारण इसके पालन पर से रोक हटा दी गई है। इसकी तेजी से वृद्धि करने की विशेषता के कारण मछली पालकों और ग्राहकों में इसकी उच्च मांग है।
ये प्रकृति में सर्वाहारी है। ये फाइटोप्लैंक्टन, जलीय पौधे और छोटे कमजोर जीवों को खाती हैं। तिलापिया मछली की फीड रूपांतरण दर 1.25 से 1.5% होती है। इसे 5 से 6 महीनों के बाद निकाला जा सकता है। यदि इसकी अच्छी तरह से देखरेख की गई तो बाहर निकालने के समय इसका भार 500 से 600 ग्राम होता है। इस तरह की मछली को हम बोलते हैं गिफ्ट तिलापिया। गिफ्ट यानी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म्ड तिलापिया, जो आनुवंशिक रूप से विकसित है। इस तरह की मछली को अगर आप अपने तालाब में डालते तो आपका तालाब का हाइट लगभग 1.5 से 4 फीट का होना चाहिए और मोस्टली ये निचली स्थल में ही रहना पसंद करते हैं। और आप जो चारों तरफ से ये जो तालाब है उसमें आप फेंसिंग कर दीजिए ताकि सांप या मेंढक से आप बच पाए। ये मछली उथले जल में रहना पसंद करती है। इसका पालन किसान धान के खेत में भी कर सकते हैं। इसका पालन अन्य देसी मछलियों के साथ किया जा सकता है। इसमें तीव्र प्रजनन क्षमता होती है। 5-6 माह में ही लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है। मादा की प्रजनन क्षमता उसके शरीर के भार के अनुरूप होती है। 100 ग्राम वाली तिलापिया करीब 100 अंडे देती है। मछली में बीचों बीच एक ही कांटा होता है। इसमें प्राकृतिक भोजन खाने की क्षमता होती है। और साथ ही आप जब इस तालाब में मछली डालते हैं तो ध्यान रखें कि इसमें डायरेक्ट सूर्य किरण हो और तापमात्रा सबसे अच्छा होता है अगर 16 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहता है। फिर भी क्योंकि ये हार्डी स्पीशीज़ कहलाते हैं तो ये 10 से 40 टेम्परेचर में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तिलापिया मछली पालन के लिए भी सामान्य मछली पालन की भांति ही तालाबों की तैयारी की जाती है। इसके बीज तालाब में डालने से पहले तालाब में गोबर, उर्वरक और अन्य खाद्य अवयवों को डाला जाता है ताकि तालाब में मछलियों के आहार के लिए प्राकृतिक भोजन और पानी की गुणवत्ता बन जाए। इसके बाद ही मछली के बीजों को तालाब में डालना चाहिए। अब इस तरह की मछली को हम लोग 2 अलग अलग तरीके में बांट सकते हैं, जैसे कि नर्सरी और स्टॉकिंग में। नर्सरी तालाब में जब हम गिफ्ट तिलापिया मतलब जो गिफ्ट ब्रूट स्टॉक से जब आप मछली लाते हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम लगभग 1 लाख से 2 लाख मछली पर एकड़ ज़मीन में रखेंगे। पर स्टॉकिंग करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आप मैन्यूरिंग सही से करें। मतलब पर एकड़ में आपको लगभग 600 kg गोबर, 100 किलो चूना, 2 किलो MOP, 6 किलो लगभग आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और 15 किलो यूरिया आप डालिएगा ताकि आपका जो उर्वरक है पानी का वो अच्छे से अच्छा हो जाए। उसके बाद जब प्लबक का जन्म हो तो आप स्टॉकिंग कर लीजिए 7 से 8 दिन के बाद। स्टॉकिंग करने के बाद आप जब देखेंगे 2 महीने में वो 30 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो इस समय आप नर्सरी से स्टॉकिंग तालाब में आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उसका मिट्टी और पानी की गुणवत्ता भी जांच करना पड़ेगा। और जैसे ही आप पहले से हम बोले हैं कि जो भी मांसाहारी मछली है और जितना भी खरपतवार है उसको आप साफ रखिए ताकि इस मछली को खराब ना हो। तिलापिया मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है और इसमें फैट बहुत कम होता है। रेड मीट और फ्राइड मीट के मुकाबले पोषण के मामले में इस मछली को अच्छा माना जाता है और ये हेल्दी भी होती हैं। तिलापिया में फैट भी कम होता है। इसके अलावा तिलापिया में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारे हृदय, आँखों और जोड़ों की मजबूती के लिए बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। तिलापिया मछली पालन करने से पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग या मत्स्य विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। सिर्फ यही ध्यान रखिए कि ये जो मछली है तो ये मछली बहुत ही जल्दी प्रजनन कर लेती है और प्रजनन करने के लिए कभी कभी ये दूसरे जलाशय को भी प्रभावित कर सकता है जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। आइदर आप मोनोसेक्स तिलापिया मतलब जो तिलापिया नर मछली में परिणत होते हैं और क्योंकि नर मछली का जो विकास है और वो ज़्यादा अच्छा है और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है मादा मछली की तुलना में, तो व्यवसाय के रूप में नर मछली को हम चयनित करते हैं। तो इस हिसाब से मोनोसेक्स तिलापिया को आप डाल सकते हैं हार्मोन के साथ। बाद में लगभग 7 से 8 महीने के बाद फिर प्रजनन करना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो साइकिल है पूरे मछली पालन का वो 5 से 6 महीना तक ही करना है। तो इसका मतलब है साल भर आप 2 ही साइकिल इसका कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बाजरा की बुवाई समय से की थी, उनकी फसल पककर कटाई के लिए तैयार है। लेकिन इनकी कटाई, मड़ाई और भंडारण के समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी आपको उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए करें बाजरे की कटाई, गहाई और भंडारण, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से। अभी जो अपन बात कर रहे हैं बाजरे की फसल के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रदेश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है। और बाजरे की फसल जो पहले बोई गई थी वो अब पकने की अवस्था पर है। लेकिन आपने अभी मौसम विभाग की जो मौसम का पूर्वानुमान आया है उसके अनुसार तो बारिश की संभावना को देखते हुए अभी फसलों की कटाई, बाजरे की फसल की कटाई बिल्कुल नहीं करें, मौसम खुलने के बाद ही शुरू करें। किसान भाइयों, अभी प्रदेश में मौसम बदल रहा है। ऐसे बारिश के मौसम में यदि बाजरे की कटाई कर लेते हैं तो बाजरे की फसल खराब हो सकती है। तो मौसम को देखते हुए किसान बाजरे की कटाई करें ताकि बारिश से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। जब बाजरे से पक जाता है, आप सब जानते हो, बाजरे के दाने को मुंह मिलाएंगे तो कट की आवाज़ आती है, जिसका मतलब बाजरे का दाना बिल्कुल पक गया है। तो वो पकने की अवस्था आने पे ही बाजरे की कटाई शुरू करें। और पहले तो एक सिट्टे को काट लेवे और उनको ना ढेर कर लेवे, और उसके बाद में बाजरे को काट लेवे। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि बाजरे में नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं रह पाए, नहीं तो बाजरे का दाना भी खराब हो जाता है और उसका पाउडर भी खराब हो जाता है। तो इन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए बाजरे की मंडाई का कार्य शुरू करें। लेकिन मौसम को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो बादल बने हुए हैं और बरसात हो सकती है तो बाजरे में नुकसान हो सकता है। तो अपने को ये बात जरूर से ध्यान रखनी है, जब तक मौसम खुलने की संभावना नहीं हो तब तक बाजरे की कटाई नहीं करें। इसलिए मौसम के साफ होने भी बाजरे की कटाई कार्य शुरू करें। बाजरे की फसल के सिट्टों को तोड़कर एक जगह खलिहान में इकट्ठा कर लें और धूप में सुखा लें। सिट्टों के सूखने के बाद ही थ्रेशिंग करवाएं, वरना बाजरे के सिट्टे बारिश में गीले होने से उग जाएंगे और किसानों को उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। बाजरे की कटाई के बाद कड़बी के पूले बांधकर खड़े कर दे, ताकि बारिश से बाजरे की कड़बी खराब न हो। और बाजरे के सिट्टों को सूखने के बाद थ्रेशिंग करवा लें। थ्रेशिंग करते समय विशेष सावधानियां रखें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। थ्रेशिंग के बाद बाजरे के दानों को सुखाकर साफ बोरियों में भरें। किसान भाइयों, अभी बाजरे का मंडी में बहुत कम भाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप बाजरे के दाने को नहीं बेचें और सही तरीके से भंडार गृह में भंडारित करें, और जब बाजार भाव अच्छा हो तब बेचें, जिससे आपको बाजरे का अच्छा मूल्य प्राप्त हो। लेकिन बाजरा भंडारण के समय आपको कुछ बातों पर ध्यान में रखना होगा। जैसे बाजरे को आप जिन बोरों में भर रहे हैं, उन बोरों को मैलाथियोन के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। कीड़ों का प्रकोप कम हो जाता है और अनाज का भंडारण करने के लिए दाने में लगभग 10% नमी रहे, ताकि अनाज लंबे समय तक खराब ना हो और आने वाले समय में आपको अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। स्टोर करने से पहले ध्यान रखें कि कम से कम 8% ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मतलब नमी की मात्रा जो दानों में है ना, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नमी होने से वो दाना ख़राब हो जाता है। तो दाने को आपको मुंह में लेंगे, कट के आवाज़ आएगी, इसका मतलब आपका दाना जो पककर बिल्कुल सही अवस्था में है, तो उसको स्टोर कर ले। और जो बोरियाँ लेवे वो साफ़ सुथरी बोरियाँ लेवे और मैलाथियन से पहले उपचार कर ले बोरियों का। मैलाथियन से उपचार करने के बाद जो आपका गोदाम है उसकी साफ़ सफाई कर ले और फिर बोरी में भर के और फिर उसको सील कर दें। तो आप बाजरे को लंबे समय तक रख भी सकते हैं आप, और हाथ के हाथ आपको बाजार में बेचना हो तो थोड़े दिनों तक 15-20 दिन तक धूप में सुखाए उसको अच्छे ढंग से, और पलटते रहे ताकि नमी की मात्रा पूरी निकल जाए। और जब बिल्कुल सूख जाए तभी बोरी में भरे आप उसको। तो ये जो मुख्य बातें हैं उनको ध्यान रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव आजमपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रमोद कुमार ने। आपने धनिया की उन्नत किस्में और बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है।
तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। धन्यवाद। आज अपने जो इस मुद्दे को आपने उठाया या इस क्वेश्चन को उठाया है किसान भाइयों के लिए, तो एक ये बहुत अच्छी आपने बात की कि हम देख रहे हैं अमून बहुत ही उपयुक्त उपाय होता है वो है आपका धनिया लगाना। धनिया आप क्या है खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त जो ज़मीन होती है वो है आपकी दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी में आप धनिया आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसका मौसम होता है, जब आप देखेंगे कि आपके हल्की बहुत गर्मी पड़ रही हो और ठंड आपकी धीरे धीरे बढ़ रही हो, यानी कि सितंबर के एंड में जाके या फिर कहें कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का समय, जो 15 नवंबर तक इसका समय उपयुक्त होता है। धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली अच्छी दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है तथा असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को सहन नहीं करता है, अर्थात अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। खरीफ फसल की कटाई के बाद 2 बार हैरो से जुताई करने के बाद 1 बार कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगा देना चाहिए। साथ साथ में ये कहा जाए कि ये किसान भाइयों को कि धनिया की खेती करने के लिए उनको कम से कम खेत में 3 से 4 बार जुताई करनी चाहिए। और जुताई करते हुए ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बार बार उसमें पाटा लगाता रहे। पाटा लगाने से क्या होता है कि वो खेत जो है भुरभुरा बनता है और जिससे आपका धनिया का उपज आपका बहुत अच्छा होगा। धनिया में खास तौर पे एक बात ये भी है कि ये नॉर्मल 4 महीने क्रॉप होती है और इसकी आप पत्ती के रूप में और दाने के रूप में दोनों तरीके से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना जरूरी होता है। धनिया की उन्नत किस्में इस प्रकार से है: पंत हरितिमा, राजेंद्र स्वाति, LCC 133, RCR 41, गुजरात धनिया 2 आदि। इन किस्मों में किसी भी किस्म के चयन करके आप बुवाई के काम में प्रयोग कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वैरायटी है। उसकी जो एक वैरायटी राजेंद्र स्वाति है, जो उसकी जो उपज है करीब 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है। इसके साथ हमारी हिसार आनंद है, एक LCC करके हाइब्रिड वैरायटी आती है धनिया की, आप उसको भी लगा सकते हैं। और एक रोगरोधी जो पंतनगर की वैरायटी है पंत हरितमा, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है जिसकी उपज जो करीब 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है। किसान भाइयों, अगर आपको धनिया लगाना है तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर इसका जो बीज दर है वो होता है। धनिया का जब बीज लगाते हैं तो उसको हम जरूर अच्छा बीज लगाएं और उसके साथ हम उसको उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए हमें 2.5 ग्राम या कहा जाए कि 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से धनिया के बीज में आपको लगाना चाहिए। खास तौर पे किसान भाइयों, आप देखते होंगे कि धनिया का बीज गोल होता है, तो उसके लिए आपको धनिया को किसी भारी वस्तु से या अपने दोनों हाथों की हथेलियों में उसका रगड़ के उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। और अच्छा उपाय करिए तो उसको धनिया को यदि आप थोड़ी देर भिगो देते हैं और फिर इसको सुखाने के बाद यदि आप उसमें ज़मीन में लगाते हैं तो उसका अंकुरण आपका बहुत अच्छा होता है। और यदि हम कहा जाए, यदि किसान भाई कोई आलू लगा रहे हैं या मक्का लगा रहे हैं तो एक तरह का बहुत अच्छा एक तरीका है यदि हम इस पर इंटरक्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर्वर्ती फसलें, यदि हम आलू, मक्का और धनिया हम तीनों को कॉम्बिनेशन बना करके यदि हम तीनों क्रॉप एक साथ ले सकते हैं तो इससे हमारी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है या कहा जाए फसल तीव्रता वो करीब 300% हो जाती है, जिससे हमारा मुनाफा भी अच्छा होता है। क्योंकि धनिया हमारा 4 महीने का है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है, आलू की रिक्वायरमेंट अलग है, मक्के का हिसाब का तो अलग होता है। तो जब तक हमारा धनिया हार्वेस्ट होगी हम धनिया बेच के बाजार पैसा कमा सकते हैं। जैसे हमारी धनिया हमारी खत्म होगी, हमारा आलू तैयार हो चुका होगा, हम आलू बेच सकते हैं। उसके बाद हमारा मक्का तैयार होगा फाइनली। तो हम एक ज़मीन में हम 3 फसल हम लोग आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।